जो सेट ऑपरेशन हम लोग सेट चैप्टर में पढ़ रहे थे, इसमें कंटिन्यूड था। सबसे पहला हम लोग यूनियन ऑफ सेट पढ़े थे, यूनियन ऑफ सेट। सेकंड उसमें हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में पढ़े थे। थर्ड डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इतना पढ़े थे। और पिछले क्लास में क्या कॉम्प्लीमेंट भी पढ़े थे हम लोग। कॉम्प्लीमेंट याद है कुछ? पढ़े थे सर। पढ़ लिए थे ना, ठीक है। फोर्थ नंबर इसका मतलब हम लोग कॉम्प्लीमेंट भी कंप्लीट कर ही लिए। कॉम्प्लीमेंट तो देखिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दे ये चार चीज। सेट ऑपरेशन में मेनली यही चार आता है। तो यूनियन ऑफ सेट हम लोग ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करते थे, ए यूनियन बी, और इसका मतलब क्या होता था? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, सेट ए और बी का सारा एलिमेंट, ठीक है, जबकि किसी एलिमेंट का रिपीटेशन ना हो। इंटरसेक्शन मीनिंग हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? इंटरसेक्शन के बारे में कुछ ये नोटेशन यूज किया गया था, और इंटरसेक्शन का मतलब पढ़े थे कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है, जो दोनों सेट ए और बी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसके सेट को ए इंटरसेक्शन बी से दिखाएंगे। डिफरेंस ऑफ सेट्स जब पढ़ रहे थे तो ये a माइनस बी से रिप्रेजेंटेड था, और a माइनस बी का मतलब क्या था? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a नॉट इन बी। सेट a का वो सारा एलिमेंट जो कि सेट b के अंदर प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग कंसीडर करके लेके चलते थे a माइनस बी में, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट पढ़ा गया था, तो मान लीजिए जैसे कोई एक सेट a है, अगर इसके ऊपर ऐसे c लिखा है, ठीक है, जहां पे एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है, उस जगह पे अगर c लिखा है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को बता रहा है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने का तरीका क्या था? यूनिवर्सल माइनस सेट। यूनिवर्सल सेट में से गिवन सेट को सब्ट्रैक्ट करते तो जाके क्या कैलकुलेट होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो ये चार चीज ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे सेट ऑपरेशन में। अभी आज का जो टॉपिक होगा ना, वो है वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम क्या होता है, सेट से रिलेटेड वेन डायग्राम का क्या यूज है और क्या मीनिंग होता है वो देखिए। वेन डायग्राम एक्चुअल में यहाँ पे डबल एन होगा, ठीक है। वेन डायग्राम तो कह सकते हैं इट इज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट्स। सेट का जो भी ऑपरेशन होता है, तो क्या क्या अभी चार चीज सामने लिखा है जो पिछले क्लास में पढ़े थे। जैसे यूनियन किए, उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किए, या फिर इंटरसेक्शन हुआ, या डिफरेंस हुआ, या कॉम्प्लीमेंट हुआ, उसको जब कभी भी हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे देन इट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। अब इसमें एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, क्वेश्चन में ये दे या ना दे, जो यूनिवर्सल सेट होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है, मगर जो भी रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। आपको याद होगा पिछले क्लास में पढ़े थे यूनिवर्सल सेट, जो लार्जेस्ट पॉसिबल सेट होता है उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। सेकंड चीज याद रखिएगा वेन डायग्राम से रिलेटेड, ईच सेट, यूनिवर्सल छोड़ के जो भी सेट होगा, ईच सेट रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, और इसको आप बबल भी कह सकते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल वे में देखें तो उसको बबल, और अदरवाइज 2 डायमेंशनली देखा जाए तो वो सर्कल की तरह होगा। तो क्या करना है कि मेरे क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दे या ना दे, हमको एक रेक्टेंगल जरूर बनाना है, ठीक है, और वो रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट को। जितना भी सेट मेरे क्वेश्चन में दिया है, जितना भी सेट, हर एक सेट के लिए हमको एक सर्कल बनाना है, तब कहीं जाके वेन डायग्राम बन पाएगा। थोड़ा ट्राई करते हैं। एक नंबर में मान लीजिए ये बोला गया कि ड्रॉ वेन डायग्राम ऑफ
ऑफ ए यूनियन बी। देखिए दो सेट ए और बी है, दोनों का यूनियन का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। क्या तरीका, कैसे करेंगे? सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, और आपके क्वेश्चन में यहां दो सेट दिया ना, तो आप दो बबल बनाएंगे, ऐसे दो बबल बनाएंगे इस तरीके से। एक बबल या सर्कल सेट ए को बता रहा है और दूसरा बता रहा है सेट बी को। उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में ये कहा गया कि सेट कीजिए ए यूनियन बी का जो एरिया होगा उसको सेडेड कीजिए, तो देखिए ए यूनियन बी का एरिया ये पूरा होगा, पूरा ए होगा पूरा बी होगा, ठीक है, ये हुआ ए यूनियन बी। बस इसको ऐसे सेडिंग करके आपको दिखा देना है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया वेन डायग्राम में ए यूनियन बी का। अब इससे क्वेश्चन कैसा रहता है? एक तो हो गया कि डायरेक्ट आपको एरिया दिखाना होता है, दूसरा भी क्वेश्चन रहता है, देखिए कैसा है। क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड सेट ए एंड सेट बी, ए और बी सेट आपको फाइंड करना है, जबकि आपके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है एक वेन डायग्राम जिसमें एक, ठीक है, सर्कल, दो सर्कल, और दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दो डिफरेंट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे मेरे पास फर्स्ट वाला सर्कल सेट ए, ठीक है, सेकेंड सर्कल सेट बी। सर क्या हम बाद में ए और पहले बी नहीं लिख सकते? कहीं भी लिख सकते, ठीक है। इस पूरे एरिया में दो सर्कल है, इसका मतलब कि दो सेट है, किसी का नाम कहीं पे भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में और क्या प्रोवाइडेड, इसी में लिखा 2 3 1 5 4 7 यहां पे, ठीक है, इस तरीके से, और बोला गया ये हुआ मेरा कंप्लीट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है वो सुन लीजिए। इस वेन डायग्राम को देख के, इस वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करके बताओ सेट ए क्या होगा, सेट बी क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कैसा था? सेट दिया और उसके यूनियन का एरिया सेडेड करने बोला। दूसरा क्वेश्चन कैसा है? वेन डायग्राम दिया और सेट का डिमांड कर रहा है क्वेश्चन। कैसे बनाएंगे? अगर आप में से कोई आंसर दे सकते हैं बिल्कुल ट्राई कीजिए। एकदम सही। सेट ए का मतलब ये कंप्लीट सर्कल, ये कंप्लीट सर्कल, और इस सर्कल के अंदर आपको जो एलिमेंट दिख रहा है सबका सब सेट ए का एलिमेंट होगा। मींस 1 2 3 7 किसी भी ऑर्डर में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सेट बी, फिर से एक बार, सेट बी 1 5 4, बिल्कुल सही, 1 5 4 या 1 4 5 या 4 1 5, बस तीन एलिमेंट वही होना चाहिए, ठीक है। सेट ए मिल गया, सेट बी मिल गया, कुछ इस तरीके से। अगर कोई आपसे डिमांड करे बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, क्या बोलिएगा? ए इंटरसेक्शन बी 1 देखिए जब आप इसका कैलकुलेशन किए तो आप एक चीज क्या अभी ऑब्जर्व किए, इस पूरे के पूरे वेन डायग्राम में ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, देखिएगा ये वाला जो पार्ट है इट इज द कॉमन पार्ट, और यही इंटरसेक्शन का पार्ट होता है। ये जो बीच वाला पार्ट है यही कॉमन पार्ट है, यही इंटरसेक्शन का पार्ट होता है। तो जब कभी भी इंटरसेक्शन दिखाना होगा तो देखेंगे ये सर्कल और ये सेकंड वाला सर्कल, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा हो रहा है, वही होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहेगा, सेट दिया वेन डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम दिया सेट बनाओ, ठीक है। नोट करेंगे, कुछ डाउट किसी का तो पूछ लें। यस सर। हाँ बोलिए। सर क्वेश्चन है सर आरडी सर से। अच्छा वो कुछ डाउट है, इससे कुछ डाउट है अभी 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 इससे? नो सर। ठीक है, आप इसको नोट कर लें, उसके बाद हम आपका डाउट बताते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लें। हाँ किसका डाउट था बोलिए। सर मेरा। विनायक ना? हाँ बोलिए विनायक। Yes. क्वेश्चन If x is equal to bracket 8n 8 to the power n minus 7n semicolon n belongs to n and y is equal to 40 under bracket 49 bracket n minus
to n and prove x is subset of y. x सबसेट y, ये प्रूव करना है। सर x में छूट गया है कि 8 to the power n minus 7 minus 1 होगा। यहाँ पे 1 minus 1, ठीक है, ठीक, चलिए ये प्रूव करना है। देखिए अभी आपके पास ये जो सेट रिप्रेजेंट करके दिया गया है क्वेश्चन में, जो भी आपके पास प्रोवाइडेड है, ये कौन से फॉर्म में है? इट इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म है। जब कभी भी आपसे सबसेट का बात करे, इंटरसेक्शन, यूनियन, किसी भी चीज का वैसा डिस्कशन करें, जब तक आप उस सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करना होगा कि इन सेट बिल्डर्स को सबसे पहले रोस्टर में कन्वर्ट करना होगा। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सेट x दैट इज इक्वल्स टू, आप देखिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल का स्टार्टिंग कहां से होता है? 1, तो सबसे पहले n के प्लेस पे 1 पुट कीजिए, 1 यहां और यहां 1, तो देखिए 8 माइनस 8 0 आएगा, खत्म। उसके बाद n के प्लेस पे 2 पुट कीजिए, 2, ठीक है, 2, ये 16 माइनस यहां से 15 1 आएगा, देख रहे हैं क्या? सॉरी 2 था ना, मेरा मिस्टेक, 2 पुट करेंगे तो ये 64 और माइनस यहां से कितना आएगा? 15, यानी कितना हो गया? 49। यहां पे जब आप 3 पुट करेंगे तो 3 मतलब कितना हो जाएगा? 512 माइनस 21 22, ये कितना हो जाएगा? 490, देखा? नेक्स्ट 490। अब इसको डॉट करके छोड़ दीजिए क्योंकि इसका नेचर पता चल गया है, ठीक है, इसका नेचर पता चल गया। इसी में अब सेकंड वाले सेट को थोड़ा रीडिफाइन करेंगे, यानी कौन सा सेट? y। ये जो सेट बिल्डर दिया है इसका रोस्टर कन्वर्जन, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सबसे स्टार्टिंग नेचुरल नंबर 1, जैसे आप n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 0, मल्टीप्लाई होके 0, n के प्लेस पे 2 पुट किए 49, 3 पुट किए 98, ठीक है। आगे चल के सोच के देखिए, अगर n के प्लेस पे 11 पुट किए 11, तो ये कितना देगा? 490 एंड सो, जितना दिखाना था बस उतना ही लिखा गया है, बाकी कुछ नहीं लिखा गया है। देखिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा समझिएगा। इस पूरे सेट को कह सकते हैं कि इट कंटेन मल्टीपल ऑफ 49। क्या आप इसको देख के आइडेंटिफाई कर पाए? 49 इंटू 0, 49 इंटू 1, 49 इंटू 10, ठीक है, 49 इंटू 10, ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 49 और इसके साथ में 10n है, n का वैल्यू जब आप 1 पुट किए, ठीक है, ऐसा ही कुछ, हाँ, ये 49 का मल्टीपल 49, 490, 4900, 49000 ऐसे करके आएगा, ठीक। बस सीक्वेंस आपको समझना है कि हाँ यहाँ पे है क्या। चलिए ये 49 का था। नीचे वाले को देखिए, ये कंप्लीट 49 के टेबल पे चल रहा है, ये है मेरे पास 49 इंटू n। अब देखिए क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी n का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। मगर यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी का बात कर रहे थे n के लिए, तो आपको अभी अभी बताया गया n जो होगा 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 10 होगा, 100 होगा, ऐसे चलेगा ये, दिख रहा है। अब सोच के देखिए, इसका सारा एलिमेंट क्या इसके अंदर प्रेजेंट है? इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि ये बड़ा सेट हो रहा है ना, ये पूरे 49 के मल्टीपल पे चल रहा है, मगर यहाँ पे 49 पे केवल उसके बाद 0 बढ़ रहा है, 0 बढ़ रहा है, 0, ठीक है। तो x का सारा एलिमेंट y के अंदर प्रेजेंट, आपको बस यही चीज समझना था। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट यहाँ x दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए क्या है, 49 इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1, ये कंप्लीट पार्ट है, ध्यान से चेक कीजिए। 1 पुट कीजिएगा तो ये कितना, 10 का पावर 0 मीन्स 49 यहाँ है, ठीक है। जब आप यहाँ 2 पुट कीजिएगा तो 49 इंटू 10 490 हो गया। 3 पुट करेंगे 49 इंटू 100 जीरोस बढ़ेगा, और दूसरा जो y है, ये y 0 को छोड़ के हम लोग बात कर रहे हैं, 49 इंटू n है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं
each and every x lies into y, therefore x is the subset of y। आपको क्या करना है, बस ऐसे सेट लिखना है और फाइनली इसके बाद आपको ये आंसर लिखना है। समझने के लिए केवल ये डिस्क्रिप्शन था कि कौन कैसे नेचर को लेके चल रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर? हैं हम लोग देख चुके थे इससे पहले वेन डायग्राम किसका, यूनियन का। अब सेकंड नंबर पे डिस्कशन है वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन। जब कभी भी सेट का इंटरसेक्शन हो तो उसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, उस चीज पे मेन डिस्कशन है। देखते चलिए। मान लीजिए जैसे कि मेरे पास एक पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर पार्ट है, तो रेक्टेंगुलर पार्ट हमेशा किस चीज को डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट को। इसके अंदर अगर दो बबल बनाए तो कितना सेट लेके कंसीडरेशन चल रहे हैं हम, कितने सेट का कंसीडरेशन, दो। ठीक है, 2, एक सेट ए एक सेट बी। इसमें ये जो मिडिल वाला पार्ट होगा, ये जो मिडिल वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो मिडिल वाला पार्ट, ठीक है, ये मिडिल पार्ट ही एक्चुअल में ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन पार्ट ऑफ ए एंड बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, देख लिए आप इसको समझ गए। आपसे बस एक सवाल पूछ लें, अगर 3 सेट रहा तो काम कैसे किया जाएगा। अगर 3 सेट मेरे पास प्रेजेंट है, नाम है ए बी और सी, वैसे केस में सोच के कौन क्या है, कैसे काम करेगा। हम थोड़ा नंबर्स लिखते हैं, इसको हम स्मॉल लेटर का ए बोलते हैं। तो सर कौन सा एरिया देखिएगा, ये वाला एरिया बस ए, ये वाला मेरा बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, बताइए ए क्या है, ए क्या है, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। एकदम सही, ए क्या है, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, नॉट सी। अच्छा, सी क्या है, सी इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी, सही है। अच्छा, बी क्या है, बी सर इंटरसेक्शन ऑफ ए बी सी का इंटरसेक्शन। तीनों सेट का वो इंटरसेक्शन पार्ट है, तीनों सेट का वो इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट किया और डी तब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है, बाय द वे अगर इसको हम ई बोल ले, ये मेरा एफ है और ये मेरे पास जी है, मान लीजिए ऐसा थोड़ा एडिशनल ले लिए। सोच के बताइए सेट ए में कौन कौन सा पार्ट आएगा, ए में कौन कौन सा पार्ट आएगा, ए में एकदम ठीक, ई ए बी डी, ई ए बी डी, ये पूरा सर्कल ए है, ये पूरा सर्कल ए है। ई प्लस ए प्लस बी प्लस डी, ये सब किसका पार्ट हो गया, ए का पार्ट हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दें। अगर सेक्शन वाइज दिखा रहे हैं, अगर एलिमेंट वाइज दिखा रहे हैं, अगर एलिमेंट वाइज दिखाया जा रहा है तो आप बिल्कुल इसको सेट के फॉर्म में लिख दें कि इसमें ई ए बी और डी है। सुनिए आप अभी क्या बोला गया, बोला गया दो चीज। अगर आप एलिमेंट वाइज दिखा रहे हैं तो वैसे कर्ली ब्रेस के बीच में लिखेंगे। अगर सेक्शन वाइज दिखा रहे हैं कि ये एरिया प्लस वो एरिया प्लस ये एरिया, तब कुल मिला के वो सेट ए के बराबर हो रहा है, तो आप प्लस लगा के उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का दोनों तरीका आपको समझ में आना चाहिए। अब मान लीजिएगा यहां पे बोला गया ए यूनियन बी, बोलिए क्या आंसर लिखे, ए यूनियन बी, ए बी ई डी सी एफ। कहने का मतलब आप कंप्लीट इस ए को लिए और उसके साथ कंप्लीट इस बी को लिए, मगर सी के अंदर जो एलिमेंट था उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, तो आंसर क्या लिखा गया, कंप्लीट ए, ए बी डी ई, ए बी डी ई, उसके बाद पूरा का पूरा बी, तो सी सी और एफ, सी और एफ। ठीक है, तो यहाँ पे आया एक सी और एक आया एफ। कुछ इस तरीके से रीड करते हैं आप वेन डायग्राम को। ठीक है, किसी को कहीं पे भी दिक्कत होगा बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, थोड़ा हम एक पार्ट चेंज कर रहे हैं। अगर कोई हमसे ये पूछे कि ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ए बी। बस यही चीज था। ठीक है, अभी जो हम बात बोले ना कि अगर सेक्शन है तो आप जो स्टार्टिंग में आंसर दिए थे कि सर ए होगा, एकदम सही था। ठीक है,
मगर जैसे हम बोले कि ना वो एलिमेंट है, उस टाइम में ए और बी का कॉमन आपको यहां तक देखना होगा। समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? ठीक है, ये तो पूरा ए और बी आएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन आएगा? ए बी आएगा। अब देखिए लिखने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि सर बोले एलिमेंट के बारे में, या क्वेश्चन पूछा एलिमेंट के बारे में या एरिया के बारे में। नोटेशन पे पूरा ध्यान रहेगा। देखिए यहां कहीं कर्ली ब्रेस नहीं लगा, यानी इस सेट को सेट फॉर्म में नहीं बल्कि सेक्शन वाइज दिखा रहे हैं। मगर यहां पे कर्ली ब्रेस लगा, कर्ली ब्रेस लगने का मतलब उसके अंदर जो भी पार्ट लिखा गया है वो सब का सब एलिमेंट है। तो इतनी दूर तक डिस्कशन एलिमेंट के बेसिस पे है, और इसके ऊपर का जो डिस्कशन है वो सेक्शन के बेसिस पे है। क्या आपको डिफरेंस पता चला सेक्शन और एलिमेंट में? किसी को कोई दिक्कत? ठीक, आप इसको कंप्लीट कर लें, ये डाउट भी आप नोट कर लीजिएगा, सबको मिलेगा, ये सबके लिए लगभग डाउट की तरह ये क्वेश्चन हो जाएगा, फंस जाइएगा उसमें। और उसके साथ एडिशनल इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए अभी जैसे आपको वेन डायग्राम दिखाया किसके लिए, इंटरसेक्शन और यूनियन। थोड़ा डिफरेंस के बारे में, वेन डायग्राम थर्ड नंबर, ठीक है, वेन डायग्राम फॉर डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेट के डिफरेंस के लिए वेन डायग्राम। ठीक है, समझिएगा। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है सेट ए का वो सारा एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है, सेट ए का वो सारा एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है। बहुत ध्यान से इसको क्लियर रखिएगा। एक लाइन लिख रहे हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बोलिए सही है कि गलत? सोच नहीं? अच्छा ठीक है, समझे? एकदम ठीक, ठीक है, ये सही है। ए में से जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दे, ए में से जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दे तो दूसरा सेट अपने आप हट जाएगा। अगर ए में से जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दे तो दूसरा सेट अपने आप हट जाएगा। देखिएगा, अभी देखिए ना, मान लेते हैं अगर इसमें इशू है ना तो एक क्वेश्चन लेके हम दिखा दें आपको। 1 2 3 लेट बी सेट ए माइनस 2 4 6 सेट बी। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया गया, दोनों सेट का डिफरेंस निकाला गया, तो ये जो कॉमन पार्ट है यही ना केवल एक दूसरे को कैंसिल करेगा। 1 किसी को कैंसिल कर नहीं सकता है, 3 किसी को कैंसिल कर नहीं सकता है। नेट रिजल्ट मेरे पास क्या आया? 1 3। अब देखिए ये लिखा था ये लेफ्ट वाला पार्ट, अब देखिए राइट वाले के बेसिस पे चलते हैं। मेरा सेट ए है 1 2 3, सेट ए और बी का कॉमन पार्ट अगर हम देखें तो वो केवल मेरे पास आएगा 2। बोला गया कि सेट ए में से जो कॉमन है, सेट ए में से जो कॉमन है उसको हटा दो। सेट ए में से जो कॉमन था उसको हटा रहे हैं तो क्या हटेगा? 2 हट जाएगा, 2 यहां से रिमूव हो जाएगा, 2 एलिमिनेट हो जाएगा, और 2 के रिमूव होने के साथ क्या बच गया अपने पास? 1 3। क्या दोनों आंसर सेम नहीं? दोनों आंसर सेम है। मींस आप इस a माइनस बी को स्टेटमेंट में समझेंगे, a का वो एलिमेंट जो b में प्रेजेंट नहीं है। और इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि सेट a में से कॉमन एलिमेंट्स को हटा दिया जाए तो हम लोग को a माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, इस लाइन के साथ अगर कोई आपसे वेन डायग्राम ड्रॉ करने बोला जाए तो आप इसको ऐसे ले लिए, एक रेक्टेंगुलर पार्ट, इसमें 2 सेट होगा a और b, a और b। अब ध्यान से कौन क्या है वो चीज लिख रहे हैं। ठीक है, देखते चलिए। केवल ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका बात नहीं कर रहे, केवल ये वाला पार्ट। ये पार्ट है a माइनस बी। ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये है a इंटरसेक्शन b। ये जो इस साइड का पार्ट है ये है b माइनस a। कैसे उस चीज को समझते हैं। यहां पे देखिए सेट a में से कॉमन पार्ट को हटा दिए तब तो केवल ये बचा, किसका? इसका बात है। ठीक है, यहां पे पूरे सेट बी में से कॉमन पार्ट को रिमूव कर दिया गया, कॉमन पार्ट को रिमूव कर दिए तो ये सेक्शन मिला।
तो ये वाला जो पार्ट है इट रिप्रेजेंट b माइनस ए, ये है b माइनस ए और ये है a माइनस बी। मिडिल वाला तो कॉमन है दोनों का, a और b का कॉमन है, a इंटरसेक्शन b होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है जब कभी भी डिफरेंस ऑफ सेट होगा। देखिए एक क्वेश्चन इसी के बेसिस पे, क्वेश्चन ऐसा है कि अपने पास वेन डायग्राम दो सेट दिया, यहां लिखा है 1 2 5, यहां लिखा है 4 3, इस प्लेस पे 7 1 7 माइनस 1 0। ठीक है, क्या पूछा गया a माइनस बी, बोलिए क्या आंसर? 1 2 5, केवल जो इस एरिया में 1 2 5 ये होगा a माइनस बी। फिर से एक बार, अगर a माइनस ए यूनियन बी बोले, मेरा मिस्टेक, एक मिनट, ये क्वेश्चन होगा ही नहीं। अगर बोला गया a इंटरसेक्शन b, अब बोलिए a इंटरसेक्शन b 4 3 है ना, 4 3, ठीक है, ठीक, जो मिडिल में लिखा है वो 3 लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है, ये 3 लिखा है, 4 3। उसके बाद b माइनस ए, तो b माइनस ए मतलब b का वो एलिमेंट जो a में नहीं है, b का वो एलिमेंट क्या क्या आया? 7 माइनस 1 0 आया, 7 माइनस 1 0। तो वेन डायग्राम देके आपसे सेट पूछेगा या सेट देके आपसे वेन डायग्राम बनाने बोलेगा, दोनों काम आप कर सकते हैं। खत्म करें, अब लास्ट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये खत्म नहीं हुआ, आगे अभी और मिलेगा हम लोग को, बस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए वेन डायग्राम, तो देखिए ए अगर कोई सेट है 1 2 5, यूनिवर्सल सेट एक दिया है 0 1 2 3 4 5, तो एक कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका पिछले क्लास में पढ़े थे, यूनिवर्सल माइनस सेट ए। तो यूनिवर्सल में से सेट ए को सब्ट्रैक्ट करें, क्या मिलेगा? 0 3 4, क्या करेक्ट है? यस सर। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट। हम लोग एक और चीज सीखे हुए हैं कि 0 अगर कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर गया तो 0 इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा। याद कीजिए पिछले क्लास में ये हुआ था। ठीक है, ऐसा बस इसी कॉन्सेप्ट पे अगर वेन डायग्राम बनाना चाहें तो एक दो सवाल आपसे पूछना चाहे, इसका नाम क्या है? ये रेक्टेंगुलर पार्ट किसको दिखा रहा है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर एक बबल बनाएंगे कि दो बबल बनाएंगे? एक, क्योंकि सेट मेरा कितना? एक ही सेट है, एक ही सेट, एक बबल, और ये सेट कौन है? ए है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ए के अंदर जो एलिमेंट है वो इस सर्कल, इस बबल के अंदर लिखा जाएगा, और ए कॉम्प्लीमेंट में जो भी एलिमेंट है वो इसके बाहर लिखा जाएगा। कहीं भी लिख दीजिए मगर इससे बाहर लिखिए। तो 0 3 4 एक कॉम्प्लीमेंट का पार्ट हो गया, 1 2 5 सेट ए का पार्ट हो गया। यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट में है, ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट के अंदर नहीं होगा, सेट के अंदर नहीं होगा। जो भी इस सर्कल के अंदर नहीं है इसका मतलब वो सेट ए के भीतर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट ऐसे समझना है। तो एक समरी ले लीजिए, अगर कभी ये सेट ए है तो इसके बाहर का जो भी रेस्ट पार्ट बच गया वो पूरा का पूरा ए कॉम्प्लीमेंट होता है। किसी भी यूनिवर्सल सेट में जब कभी भी एक सर्कल होगा वो सेट होगा, और उस सर्कल को छोड़ के बाहर का जो भी पार्ट बच गया वो पूरा का पूरा ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा ये बाहर का जो खाली पार्ट है, और ए सेट होगा ये सर्कल के अंदर वाला। ठीक है, सोच के जवाब दीजिएगा, ट्रू फॉल्स केवल बताना है, ज्यादा बड़ा नहीं। ये सेट ए है और यहां लिखा है 2 7 1 3 5। क्वेश्चन ये पूछा गया 1 बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, बोलिए सही की गलत? ये फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अगर ये बोल दिया गया 2 बिलोंग्स टू द सेट ए, ट्रू की फॉल्स? ये फिर से फॉल्स। 2 जो है ये कॉम्प्लीमेंट का पार्ट है, 2 इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, देन 2
डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, वैसे केस में आप इसको कहेंगे ये फॉल्स हो गया। ठीक है, जैसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस कराया जाता है और एग्जाम्पल में भी दिया जाता है, ताकि आप उसी तरीके से माइंड मेकअप करके रखें कि अगर कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, वेन डायग्राम से आएगा तो कैसा आएगा। ठीक है, नोट किया जाए इसको, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे आगे बढ़े। कुछ डाउट भी किसी का तो जरूर पूछ लें। और इसके लिए बस देखना है, वेन डायग्राम भी हम लोग को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, सेट ए, सेट ए ई आई ओ यू, एक दूसरा सेट बी प्रोवाइडेड, बी के भीतर एलिमेंट ए डी ई ओ यू, एक तीसरा, सॉरी यू नहीं ये वी लिखा है, ये वी लिखा है। ठीक है, वी क्वेश्चन, सेट सी प्रोवाइडेड EOTM, set C is set containing EOTM, चार एलिमेंट है, चार। बोला गया यूजिंग वेन डायग्राम, वेन डायग्राम को यूज करके ही आपको बनाना है। अगर कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वर्ड आ गया यूजिंग वेन डायग्राम, अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिएगा आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आप अगर करेक्ट भी करते हैं तो भी मार्क्स नहीं मिलता है। इसलिए अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है कि नहीं भाई तुम वेन डायग्राम यूज करो, तो ठीक है हम लोग करके ही क्वेश्चन बनाएंगे, बस वही चीज सीखना है आपको। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बताओ क्या होगा। ठीक है, यूजिंग वेन डायग्राम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया ए यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये दो चीज क्वेश्चन पूछा गया और दोनों सॉल्व करना है इन तीनों सेट पे यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, यूजिंग वेन डायग्राम, इससे कैसे क्या करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, सेकंड के लिए आप खुद से ट्राई करेंगे, देख लीजिए समझ लीजिए। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल होगा ही होगा। ठीक है, उसके अंदर तीन सेट होने के कारण कितने बबल्स, तीन, तीन। ठीक है, बन गया। नाम दे दीजिए, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट आपको दिख रहा है बिल्कुल ए के सर्कल में लिखेंगे, मगर उससे पहले ये जरूर एनालाइज कर लें कि ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है और तीनों में क्या कॉमन है। क्या आपको तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? यस सर, ई, ठीक है, और इसके साथ में ओ, ई और ओ। तो इन दोनों एलिमेंट का पोजीशन कहां होगा, यहां बीच में होगा, ये बीच में ई ओ, जो तीनों का कॉमन पार्ट है, तीनों का कॉमन पार्ट। ए और बी में, ए और बी में इन दोनों को छोड़ के क्या और कुछ कॉमन है? ए और बी में इन दोनों को छोड़ के कुछ और कॉमन है? बस ए। तो ए कहां होगा, इस जगह पे होगा ए, इस जगह पे होगा ए, जो ए और बी का कॉमन है मगर तीनों का कॉमन नहीं है। क्या आपको दिख रहा है या बड़ा बना दे? थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ठीक, दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलिए थोड़ा कर लेते हैं, मान ले रहे हैं अगर किसी को इश्यू हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा, फिर पूरा बताने के बाद दिक्कत हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये रहा ए, ये रहा बी और इस प्लेस पे सी। ठीक है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। अभी जैसा डील किए थे उसके अकॉर्डिंग जो दोनों का कॉमन, तीनों का कॉमन था ई और ओ, यहां लिख दिए। जो केवल ए और बी का कॉमन था ए, वो यहां लिख दिया गया। उसके अलावे सेट ए में जो भी बचा है यहां पे लिखेंगे। मगर आप ये देख लें, बी और सी का कॉमन अदर देन ई ओ, बी और सी का कॉमन ढूंढिए, अदर देन ई ओ, बी और सी का कॉमन कुछ है? नहीं है। तो और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो ये प्लेस खाली रहेगा, ये प्लेस खाली रहेगा। ठीक है, ये वैकेंट। अच्छा, ए और सी का अदर देन ई ओ, ए और सी का अदर देन ई ओ कुछ है तो यहां लिखेंगे। नो सर, कुछ नहीं, ये भी प्लेस खाली रहेगा। ठीक है, अब जो बच गया ए ई ओ छोड़ के, ए ई ओ छोड़ के वो यहां पे होगा सेट ए का। ए ई ओ छोड़ के आई और यू, आई और यू इस जगह पे आइए। ए ई ओ को हटा दीजिए, ए ई ओ को हटा दीजिए, जो बचा वो यहां लिखेंगे डी और वी।
देखते जाइए कैसे हो रहा है। सी में ई और ओ को छोड़ के जो भी बचेगा वो यहां लिखा जाएगा, ई ओ को छोड़ के टी और एम यहां लिखा जाएगा। क्या आप अरेंजमेंट समझे पूरा? किसी को दिक्कत अरेंजमेंट में? आगे निकालना क्या है, अब उस पे आते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, जब भी 3 सेट देना, 3 सेट, पहली बार में 2 ही सेट को सॉल्व करना है, तो किसको प्रेफर करेंगे? जिसमें ब्रैकेट लगा है। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी जब आप इतना कर दिए, अब आप यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या है? बी और सी का कॉमन, बी और सी का कॉमन क्या आएगा? ईओ, 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 सही। अब ए के साथ यूनियन, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो सेट ए जो दिया है और ये जो बी इंटरसेक्शन सी निकाले, इसका कॉमन चाहिए, सॉरी कॉमन नहीं, दोनों को मिलाना है, यूनियन है ना, दोनों को मिलाना है। क्या मिलेगा? ए ई आई ओ यू। क्या सही आंसर लिखे हैं? चेक कीजिए, चेक कीजिए, सही है? ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से सुनेंगे। बोला गया सेट ए और बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन, सेट ए और बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन ये चाहिए हम लोग को। तो ए मेरे पास यहां है, आप देख सकते हैं, और बी इंटरसेक्शन सी ईओ है, तो ईओ और इसको मिलाइए ना, क्या आएगा? ए ई आई ओ यू आएगा। ठीक है, यही 5 एलिमेंट आएगा, लिख दिया गया, ये मेरा आंसर हो गया। कुछ इस तरीके से बनाना था। ठीक है, सेकंड आपके लिए यहां पे है, बस आप हमको वेन डायग्राम बता दीजिए, उसके बाद तो सब चीज हो जाएगा। आपकी बारी, ठीक है, आप हमको यहाँ पे सपोर्ट करते चलेंगे। आपका जो सजेशन होगा आंसर वैसे ही लिखा जाएगा। ए बी और सी ऊपर है, बोलिए यहाँ पे कौन? ईओ। देखिए हम यहाँ इसलिए खड़े हो गए ना ताकि आप इसको देखें, ठीक है, चाहते हैं कि खुद से प्रैक्टिस कर ले आप, इसलिए उसको हाइड कर रहे हैं। ईओ इस प्लेस पे, ए इधर, आई यू इस प्लेस पे, ए तो हो गया, डी और बी, ठीक, इस प्लेस पे बी होगा। अच्छा ये डी और वी, वी वी वी, ठीक, हम देखे ही नहीं ऊपर। अच्छा ये प्लेस खाली लेंथ, ठीक है, इस प्लेस पे टी एम यहाँ पे। लेंथ, दोनों के लिए एक ही वेन डायग्राम था, दोनों के लिए एक ही वेन डायग्राम। एक क्वेश्चन में एक ही वेन डायग्राम बनता है। एक क्वेश्चन में जो भी डेटा प्रोवाइडेड होगा उसके बेसिस पे हमेशा एक ही वेन डायग्राम बनता है। अब उसके बेसिस पे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मगर वेन डायग्राम एक ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी सॉल्व करना है, सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा? बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी बता दीजिए क्या क्या हो सकता है? ए डी ई ओ बी ई एम, पूरा का पूरा बी आएगा, ए डी वी ई ओ, पूरा का पूरा बी, ए डी वी ई ओ, सही। और उसके बाद पूरा सी, तो सी में टी और एम आएगा। ठीक है, टी और एम ये आएगा। अच्छा इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मीनिंग क्या हुआ? सेट ए का और इस सेट का जो कॉमन पार्ट होगा, सेट ए का और इस सेट का जो कॉमन पार्ट होगा वो आंसर होगा। तो देखिए सेट ए और इस सेट का कॉमन क्या दिख रहा है? ई और ओ, ये आंसर। ठीक है, देखिए बी यूनियन सी देख लीजिए ना क्या क्या आ रहा है, मगर हमको ए भी दिख रहा है, ए भी कॉमन है। हाँ बिल्कुल, ए भी कॉमन होगा, ई कॉमन होगा, ओ कॉमन होगा, तो ए भी आंसर आएगा। देखिए आपका आंसर गलत हो गया जो आप बताएं अभी उनको। ए क्या क्या आएगा? ई, ओ और ए, ये 3 इंक्लूडेड होगा। नोट कीजिए इसको।
जैसे नोट करना हो जाएगा आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एबीसी में क्या रिलेशन? A is the subset of B. एकदम ठीक। A is subset of B, A is the subset of B और Subset of C. B subset C, B is the subset of C, B is the subset of C और A is subset of C. एकदम ठीक, A सबसेट C, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप A सबसेट C। देखिए ऐसा होता है सबसेट के लिए, सबसेट के लिए जब वेन डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके का होता है ये, ठीक है। इसके बेसिस पे बस ऐसे ही थोड़ा एडिशनल, इसके बाद नए सेक्शन पे ही चलना है। A इंटरसेक्शन B बोलिए तो किसके बराबर होगा? सेट नहीं देगा, हर बार जरूरी नहीं कि सेट देगा, सेट नहीं देगा तो कैसे सॉल्व? किसके इक्वल? A, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू B, ठीक है, और A इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A, जो छोटा है, ठीक है, हमेशा स्मॉल इंटरसेक्शन मतलब जो छोटा है। स्मॉल सेट इज आंसर फॉर इंटरसेक्शन बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज सेट, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा गया ध्यान से A यूनियन B आंसर B करेक्ट, ठीक है। अच्छा B यूनियन C आंसर C और A यूनियन C मीन्स आप कंपेयर करके देख लिए होंगे। अभी जो लार्जेस्ट सेट होता है, जो लार्ज सेट होता है, जो बड़ा सेट होता है, ठीक है, बिगर भी कह सकते हैं, जो लार्ज है वो यूनियन का आंसर होगा, ठीक है। जो लार्जर सेट है, जो ग्रेटेस्ट सेट है, जो बड़ा सेट है वो यूनियन का आंसर, और जो छोटा सेट होता है वो हमेशा इंटरसेक्शन का आंसर, ठीक है। सोच के A यूनियन B इंटरसेक्शन C क्या होगा? अभी आपको एक दो पार्ट थोड़ा दिखा दे, लिख देते हैं। ये 1 नंबर पार्ट है, 2 नंबर पार्ट है, 3 नंबर पार्ट है, ये 4 नंबर पार्ट है। इसमें कौन आएगा? इसमें कौन आएगा या कौन आएगा? A आएगा, ठीक। चलिए देखते हैं जो समझ गया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आया थोड़ा ध्यान से। B इंटरसेक्शन C, देखिए आपके सामने सेट B के इक्वल होगा, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो A यूनियन और B इंटरसेक्शन C के प्लेस पे B। अब A और B का यूनियन देखिए यहाँ पे आप सॉल्व किए, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू B। तो आपसे कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम दिमाग शांत रखिए, देखिए किसके किसके बीच में क्या रिलेशन है, और उसमें जब भी 3 सेट दिया जाए तो पेयर वाइज सॉल्व कीजिए। पहली बार में 2 सेट एक साथ सॉल्व होगा और दूसरी बार में फिर तीसरे सेट को लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे डील करते हैं, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम का बात हो जाएगा और साथ ही साथ में थोड़ा लॉस पे डिस्कशन करते हैं, ठीक ना। लॉस ऑफ सेट ऑपरेशन। देखिए ये जो लॉज है इसके लिए एक चीज, ये जो लॉज आएगा केवल स्कूल लेवल का ही क्वेश्चन होता है, ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है। प्रूफ कैसे करना है? जब सेट नहीं प्रोवाइडेड होगा और कोई भी रिलेशन प्रूफ करने बोले तो अगर छोटा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी लेंदी है तो जनरल एलिमेंट अज्यूम करके प्रूफ करना होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, कहीं भी कंफ्यूजन हुआ आप बिल्कुल पूछेंगे वहां पे। पूरे सेट का ये सबसे टफ पार्ट है और इसके बाद सेट खत्म हो जाएगा, एक सेक्शन डील होगा, सेट खत्म हो जाएगा। देखिए पहला चीज आप इसमें याद रखने वाला वो बता दें, ठीक है। यूनियन का वर्डिंग यूज करेंगे हम लोग और, ठीक है, और इंटरसेक्शन के लिए वर्ड यूज करेंगे एंड, ठीक है। जब कभी भी डिफरेंस रहेगा, ठीक, जब माइनस रहेगा माइनस यूज करेंगे नॉट। अगर कभी भी, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू है, नॉट बिलोंग्स टू, या ऐसे भी नॉट बिलोंग्स टू, उस टाइम में ध्यान रखिएगा, उस टाइम में बदल जाएगा। यूनियन को बोलेंगे एंड और इंटरसेक्शन को बोलेंगे और,
देखिए क्या हुआ, जब बिलोंग्स टू है तो यूनियन के लिए वर्ड यूज होगा और, जिसको हिंदी में या कहते हैं, ठीक है। जब इंटरसेक्शन होगा तो एंड वर्ड यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा नॉट वर्ड यूज करेंगे। अगर नॉट बिलोंग्स टू का केस है, एक लॉ में आएगा नॉट बिलोंग्स टू का केस है, वैसे केस में यूनियन के लिए एंड वर्ड यूज होगा और इंटरसेक्शन के लिए और वर्ड यूज होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला जो लेके चल रहे रिलेशन ए यूनियन बी, ये भी लॉ है, ए यूनियन बी दैट इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ठीक है। और इसका नाम होता है नहीं आइडेम्पोटेंट, ये आइडेम्पोटेंट नहीं, ये आइडेम्पोटेंट नहीं, मेरा वर्ड मिस कर गया, ये कम्यूटेटिव है। हाँ, ये कम्यूटेटिव है। देखिए कम्यूटेटिव कब बोलेंगे, जब ए बी का बी ए होगा, चाहे किसी भी जगह पे ए बी का बी ए होगा, कम्यूटेटिव बोलेंगे। जैसे आप ये जानते हैं ना कि a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा है किस पे, एडिशन पे। आप ये भी जानते हैं a इंटू बी b इंटू ए के बराबर होता है, किसी भी नंबर को ले लीजिए ना, ये तो फुलफिल होता ही है। तो आप क्या बोलेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर बाय द वे a यूनियन b b यूनियन a के बराबर हुआ तो यूनियन फॉलोज द लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, ठीक है। यूनियन सेट में हमको प्लस और मल्टीप्लिकेशन से मतलब नहीं है, वैसे केस में हमको केवल क्या करना पड़ता है कि हम देख लें यूनियन, यूनियन तो स्टेटमेंट क्या बनता है, यूनियन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अगर कभी भी ये चीज फुलफिल होगा तो यूनियन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ये स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए प्रूफ करने में स्टार्टिंग करना है, लेट x बिलोंग्स टू, x इज द जनरल एलिमेंट ऑफ लेफ्ट साइड वाला सेट, ठीक है। x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अब इसको वर्डिंग में तोड़ेंगे, x बिलोंग्स टू सेट a और यूनियन की जगह कौन सा वर्ड यूज होगा, और x बिलोंग्स टू b। ध्यान से, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, इट मींस x बिलोंग्स टू द सेट a और x बिलोंग्स टू सेट b। कोई ये बोला कि एलिमेंट a का है या b का है, कोई ये भी तो कह सकता है कि एलिमेंट b का है या फिर a का है। सोच के देखिए क्या उल्टा हो सकता है। हाँ, अभी जिस पे डिस्कशन कर रहे थे सुनेंगे, अगर ये बोला a या b, ठीक है, तो इसी चीज को b या a भी तो कह सकते हैं, b या a भी तो कह सकते हैं। तो यहां से अब आपको एक चेंज करना है, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, यानी कि आप यहां पे क्या एक्सक्यूज दे सकते हैं, और इज कम्यूटेटिव, ठीक है। इस एक्सक्यूज के साथ आप ये लिख सकते हैं। देखिए क्या हुआ, नोटेशन से वर्ड में कन्वर्ट किए, अब वर्ड से नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। Therefore x belongs to B union A, B union A। क्या लेके चले थे कि x जनरल एलिमेंट है A यूनियन B का, क्या मिला, x जनरल एलिमेंट है B यूनियन A का। क्या लेके चले थे, AB, मिला क्या, BA। दोनों में x बैठा, अगर सेम एलिमेंट होगा सेट हमेशा इक्वल होगा। फाइनल आंसर Therefore A यूनियन B equals to B यूनियन A। बस आपको यही काम करना होता है, और ये कभी भी आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ये जब आएगा तो सब्जेक्टिव में आएगा, स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा, और उस टाइम में आपको ऐसे ही आंसर करना है। कोई सेट नहीं दिया, ना रोस्टर फॉर्म में ना सेट बिल्डर फॉर्म में, मगर बोला गया नहीं तुम प्रूफ करके दिखाओ कि ये इसके इक्वल होता है, वैसे केस में आपको यही काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव का एक सेकंड स्टेटमेंट होता है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन A। मीनिंग क्या, इंटरसेक्शन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। मीनिंग क्या हुआ, इंटरसेक्शन फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। प्रूफ कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही, लेट x बिलोंग्स टू लेफ्ट हैंड साइड सेट A इंटरसेक्शन B, देयरफॉर x बिलोंग्स टू A, इसके जगह क्या लगा दे, इंटरसेक्शन की जगह एंड, क्योंकि देखिए बिलोंग्स टू का केस है, जब ऐसा नॉट बिलोंग्स टू आएगा तब इस पे सोचेंगे। अभी सब का सब किस पे चल रहा है, बिलोंग्स टू, एंड। तो x बिलोंग्स टू A एंड
x बिलोंग्स टू b, इसी चीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। फाइनली वर्ड से नोटेशन में चेंज कीजिए, x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a। देखेंगे तो फर्स्ट और लास्ट दोनों में सेम एलिमेंट, दोनों का दोनों सेट इक्वल होगा। फाइनली a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a। हो गया प्रूफ, ठीक है। ये था कम्यूटेटिव लॉ, ये कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड जो होता है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव में हमेशा 3 सेट होगा, एसोसिएटिव में हमेशा 3 सेट होगा, मगर नोटेशन नहीं चेंज करेगा। इसका पहला स्टेटमेंट देखिए क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या ए यूनियन बी यूनियन सी के बराबर है? ऐसे सोच के बोलिए, अभी हम कोई डिफरेंस नहीं रखे, क्या दोनों आइडेंटिकल है? ठीक। यस सर। अब देखिए क्या हो रहा है, इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ ना कि हम कह रहे हैं कि बी और सी को प्रायोरिटी मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड विच टू सेट्स गेट प्रायोरिटी? बी एंड सी, बी एंड सी। जैसे ये ब्रैकेट लगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ बोडमास, हम लोग ये बोलेंगे कि ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा है इसको प्रायोरिटी मिल गया, तो प्रायोरिटी लेफ्ट साइड में किसको मिला? बी और सी। और इधर बोल दिए कि प्रायोरिटी बदल दिए ए और बी का। तो अगर प्रायोरिटी चेंज करने पे रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, देन वी से दैट यूनियन फॉलो एसोसिएटिव लॉ, यूनियन फॉलो एसोसिएटिव लॉ। क्या स्टेटमेंट क्लियर है? अगर प्रायोरिटी में चेंज नहीं किए और प्रायोरिटी में चेंज किए और अगर उसका रिजल्ट नहीं बदला, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस बात के साथ चलिए, हाँ, प्रूव करने के लिए लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। कहां से तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? ब्रैकेट के साथ टूटेगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b यूनियन c। फिर ये टूटेगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब देखिए सारा चीज ओपन, आपकी इच्छा। तो ऐसे केस में प्रूफ करना होगा एग्जामिनेशन में, तो सर कहां से हिंट मिलेगा? सुनिए, आपको हिंट मिलेगा यहां से। प्रूफ करने में तो LHS RHS दोनों देगा, तो आपको हिंट मिलेगा यहां से। इससे क्या हिंट मिला हमको? इससे ये हिंट मिला कि A और B के बीच, A और B के बीच जो वर्ड यूज हुआ ना, ये सबसे पहले नोटेशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। हिंट आपको यहीं पे क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो फाइनली आप ये लिख सकते हैं, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और इसको छोड़ दीजिए अभी, और x बिलोंग्स टू c। बाद में उसको भी नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए, x बिलोंग्स टू a यूनियन b और की जगह यूनियन c। फाइनली आप देखें, एक आंसर लिखना है केवल, x इस सेट का एलिमेंट था, x अनदर सेट का एलिमेंट हो गया, दोनों सेट आपस में इक्वल। फाइनली a यूनियन b यूनियन c इज इक्वल्स टू a यूनियन b यूनियन c। क्या यही क्वेश्चन आएगा सर? नहीं, कोई जरूरी नहीं। हो भी सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जामिनेशन में, मगर अभी आप क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो प्रूफ कैसे किया जाता है, ताकि कोई भी दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप एटलीस्ट उसको प्रूफ कर सके, ठीक है। जब हम लॉ खत्म कर देंगे तो हम खुद से है ना 4-5 क्वेश्चन कम से कम इसी लॉ के बाद, ये लॉ जितना है वो तो प्रूफ करके दिखाएंगे, उसके साथ जितना भी क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंट टाइप का, 5-6 जितना भी, वो सब यहाँ पे डील करेंगे और बिल्कुल इस तरीके से बनाया जाएगा, ठीक है। बस आपका काम है आप हर एक स्टेप को थोड़ा समझ ले, और कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछ ले, जब तक बताते चल रहे हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो एटलीस्ट वहां प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नोट कीजिए इसको। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। आप बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं पहला स्टेटमेंट खुद से, x बिलोंग्स टू लेफ्ट साइड सेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसके बाद क्या लिखा जाए बोलिए?
x belongs to A and x belongs to B intersection C. एकदम ठीक। नेक्स्ट स्टेप आदित्य। एंड x belongs to B and x belongs to C. एकदम ठीक। इसके बाद कौन से दो सेट के बीच का एंड पहली बार चेंज होगा इंटरसेक्शन में? A and B. देख लिए सब कोई, ठीक है। A एंड B पहली बार x बिलोंग्स टू A, एंड के जगह इंटरसेक्शन B, ये एंड अभी होल्ड करेगा, x बिलोंग्स टू C। फाइनली अगले स्टेप में ये एंड कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। फाइनली x जो है लेफ्ट साइड सेट का एलिमेंट था, अभी x राइट साइड सेट का एलिमेंट हुआ, मींस दोनों सेट आपस में इक्वल। फाइनल डिक्लेरेशन, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये था एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहां दोनों यूज होगा, ठीक है, और इसका मीनिंग समझ लीजिएगा थोड़ा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक नोटेशन दूसरे नोटेशन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। सर कैसे? A इंटू बी प्लस सी, बोलिए क्या लिखते हैं हम लोग? क्या लिखते क्या है? एकदम ठीक। आप बोले ना ए बी प्लस ए सी, बस उस चीज को ऐसे लिखा गया। देखिएगा, एक बार मेरे पास मल्टीप्लिकेशन दिया था, यहां कितनी बार प्रेजेंट हो गया? 2 बार, ठीक है। 2 टाइम्स 1 टाइम से 2 टाइम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। 1 टाइम से 2 टाइम मींस नंबर ऑफ टाइम्स उसका अपीयरेंस इंक्रीज कर गया, देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन किस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? तो मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन, ये ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम लोग केवल 2 ही पे डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, बोलिए तो कौन किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? इसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं यहाँ पे। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन जो ब्रैकेट के बाहर होगा, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन मींस A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट से, बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट से, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से A इंटरसेक्शन C। ये चीज दूसरे जगह पे आप सीखते हैं मगर उसको प्रूव नहीं करते, मगर सेट को जरूरत होता है तो इस कारण से सेट में आप इसको प्रूव करते हैं। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एक चीज, जब भी आप किसी क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन ज्योमेट्री में खास करके आप प्रूव करते होंगे, ठीक है, 10th तक में आप ये काम बहुत ज्यादा किए हैं प्रूव करने वाला। प्रूफ करने का तरीका क्या होता है? LHS लेके चले, RHS के इक्वल लेके आए, RHS लेके चले और LHS के इक्वल लेके आए, या फिर दोनों को सॉल्व करते हैं और मिडिल में एक टर्म पे लाके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। मगर प्रायोरिटी क्या होता है? ये सब चीज आपको क्लास 11-12 में सीख के काम करना होगा। जिधर ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म होता है स्टार्टिंग उधर से ही किया जाता है, ठीक है। क्या बोला गया? जिधर ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा प्रूफ करने में स्टार्टिंग उधर से ही किया जाता है, चाहे वो LHS हो चाहे वो RHS हो। तो मेरा प्रायोरिटी किसके लिए? RHS के लिए। तो ये स्टेटमेंट, लेट x बिलोंग्स टू राइट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, उसके बाद कहां के ब्रैकेट को आप ओपन कर सकते हैं? ये मिडिल वाला, ठीक है। ब्रैकेट नहीं ओपन होगा, ये मिडिल वाला नोटेशन चेंज होगा। पहली बार में ब्रैकेट ओपन नहीं होता है। तो क्या लिखा गया? x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन के प्लेस पे और x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, पूरा ओपन कर दीजिए, सब चीज हटा दीजिए नोटेशन से। तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन का एंड x बिलोंग्स टू B खत्म हो गया, और x बिलोंग्स टू A
x बिलोंग्स टू a, इंटरसेक्शन का एंड x बिलोंग्स टू c। देखिए सारा ब्रैकेट ओपन कर दिए, सारा नोटेशन हटा दिए, सबके जगह पे वर्ड यूज हो गया। इस इंटरसेक्शन का एंड हो गया, इस वाले और का तो और रह गया था, यहाँ पे ये कन्वर्ट हुआ था, और इस वाले इंटरसेक्शन का एंड हो गया ओपन। अब काम क्या करना है, देखिए सुनिए, ये क्या कह रहा है, बोल रहा है x a का एलिमेंट है या फिर x a का एलिमेंट है। जितना पढ़ा गया उतने पे ध्यान दीजिएगा। x belongs to a, x belongs to a और x belongs to a, तो नहीं आपको ऐसा लगा कि एक ही स्टेटमेंट दो बार रिपीटेड है, तो हम उसको सिंगल टाइम करेंगे, हम उसको सिंगल टाइम करेंगे। ठीक है सर, सुन के लग गया, मगर बाय द वे प्रूफ करना था, एग्जामिनेशन में आया, अगर हमको नहीं फील हुआ तो उस टाइम में आपको एक चीज पहले भी बताया गया। एक बार जब आप RHS लेके चले तो जरूर ध्यान रखिएगा LHS पार्ट पे। तो LHS पार्ट में a कितनी बार लिखा है, वन टाइम। तो आपके पास ये जो रिपीट किया ना दो बार, इसको भी आप थोड़ा कंप्रेस करके, कॉन्ट्रैक्ट करके वन टाइम केवल लिखेंगे। मींस x बिलोंग्स टू a का काम खत्म। उसके बाद क्या किया जाए, उसके बाद x बिलोंग्स टू b, मगर उससे पहले क्या नोटेशन लगेगा, तो देखिए समझा रहे हैं पहले, बाद में थोड़ा एग्जामिनेशन वाला चीज भी बता दिया जाएगा। x बिलोंग्स टू a के बाद कौन सा वर्ड लगा, एंड। x बिलोंग्स टू a के बाद कौन सा वर्ड लगा, एंड। ठीक है, तो इसका मतलब हमको कौन सा वर्ड x बिलोंग्स टू a के बाद यूज करना है, एंड। ठीक है, यहां से अगर मान ले रहे फिर से नहीं हिट किया तो फिर से अरे यहां देखिए ना, आप x बिलोंग्स टू a लिखे थे और उसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब एंड। आगे का x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। देयरफॉर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और इस और का यूनियन हो गया c। ठीक है, बाद में एंड को कन्वर्ट कर दीजिए। देयरफॉर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन c। देखिए क्या प्रूफ हुआ, क्या मेरा RHS LHS के इक्वल आया, एक बार देख लीजिए वहां पे। ठीक है, स्टेटमेंट अब केवल बनता है देयरफॉर a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। ऐसा कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ करना होता है। हम आपको फिर से एक बार बोल रहे हैं, काफी थ्योरेटिकल है, तो आपको दोनों चीज हम एक साथ बताते चल रहे हैं कि वर्ड से कैसे वहां पे कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा ये भी बता दिए अगर एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो गए तो आपको एक बार जरूर लेफ्ट हैंड साइड देख लेना चाहिए, और आपको ये याद है कि इंटरसेक्शन का एंड होता है तो वहां हमको एंड लिखना चाहिए, यूनियन का और होता है तो वहां हमको और लिखना चाहिए। कहां, B और C के बीच में और लिखना चाहिए, सबसे ऊपर वाला लाइन देखिएगा, यहां के बाद अगर उधर हाथ दिखा रहे हैं ना, सबसे ऊपर वाला लाइन देखिएगा, B और C के बीच और लिखना चाहिए, लिखे। A के बाद एंड लिखना चाहिए, लिखा गया। ठीक है, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से चलेगी, ये प्रूफ हो गया इसका। ठीक है, दूसरा वाला इसी पे छोड़ दे रहे हैं थोड़ा आपके लिए, तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे घर पे। देखिए दूसरा क्या है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C दैट इज इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। एकदम ऐसे ही बनाना ही है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी हिंट चाहिए कि सर पता नहीं हमसे बनेगा कि नहीं, ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी तक, तो आपके लिए एक लाइन बता देंगे, जहां जहां हम और यूज किए ना वहां आप एंड यूज कीजिएगा, और जिस प्लेस पे मेरा एंड यूज हुआ है आप उस प्लेस पे और यूज कीजिएगा, वो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, इतना हिंट आपको दे दिए जिसके बेसिस पे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर ले। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है डिमॉर्गन, थोड़ा उसको बता के खत्म किया जाए। कहीं भी डाउट कि सर ये वर्ड, ये नोटेशन, कन्वर्जन नहीं समझ में आया, पूछ।
या नीचे से? लाइन लास्ट पढ़, का फोर्थ लाइन। लाइन पढ़ दीजिए ना, लास्ट का फोर्थ लाइन कैसे पढ़ दीजिए एक बार। x belongs to A and x belongs to B और x belongs to C। ठीक, ऊपर वाला है ना, ये वाला। चलिए ठीक, किसी के बारे में पूछे। देखिए कैसे क्या किया गया, थोड़ा वो समझेंगे, है ना। सबसे पहले तो आप इसको पढ़ें एक बार, ये क्या लिखा, x belongs to A and, एक बार फिर से इसको पढ़ें, ये क्या लिखा, x belongs to A and, कितनी बार रिपीट, 2 बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया। हम लोग उसको सिंगल टाइम केवल लिखेंगे, एक ही बात को 10 बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं प्रूफ करने में, तो वन टाइम। क्या ये क्लियर हुआ कि ये क्यों लिखे? ठीक, आगे का डिस्कशन करते हैं, अब इसके बाद का डिस्कसन करते हैं, ठीक है। देखिए जस्ट इसके बाद लिखा है x belongs to B, ठीक है, x belongs to B और x belongs to C। फिर से एक बार ध्यान से, जिसको भी ऐसे बाउंड्री प्रोवाइड किया गया उस चीज को ऑलरेडी आप वहां पे मेंशन कर चुके हैं, तो अदर देन दिस बाउंडेड एरिया उसको एक बार कलेक्ट करने का कोशिश कीजिए। x belongs to A and हो चुका है, बच गया क्या, x belongs to B और x belongs to C, बस उसी चीज को यहां मेंशन किया गया, x belongs to B और x belongs to C, ठीक है। क्या क्लियर हुआ अभी? यस सर। ठीक है। दूसरा एक और चीज, बस थोड़ा सा, ठीक है, वो बहुत बढ़िया, अगर क्लियर हो गया तो दूसरा एक और चीज, अगर आप इस लाइन से उस लाइन में जाने में कभी भी कंफ्यूज कीजिए, सबके लिए है, ध्यान से सुनिएगा, यहां से उस लाइन लिखने में कभी भी अगर कंफ्यूजन होता है, आप लेफ्ट साइड को देखें, इंटरसेक्शन एंड दिखना चाहिए, यूनियन और दिखना चाहिए, तो बी और सी के बीच क्या होगा, और लिखा है, ए के बाद क्या होगा, एंड वहां पे लिखा है, बस यही चीज सोच के इसके बाद यहां सोच के वर्डिंग में लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है।